Hello everyone, welcome back to all of you once again our channel विधि ज्ञान लीगल नॉलेज। मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 जो कि मेंटेनेंस के बारे में है। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण की इसमें व्यवस्था की गई है। ये चैप्टर डील करता है सेक्शन 125 टू 128। देखिए, हर व्यक्ति की ये सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर वो पति है तो अपनी पत्नी की, पिता है तो अपने बच्चों की, और पुत्र पुत्री है तो अपने वृद्ध माता पिता की देखरेख करें, उनका ख्याल रखें, उनको गुजारा भत्ता दें। सेक्शन 125 जो है ये पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण की बात करता है। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सब सेक्शन फर्स्ट कहता है यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति इनका भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है। किनका भरण पोषण करने में? तो 4 खंड दिए गए हैं। पहला, अपनी पत्नी का, जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। दूसरा, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, जो अवयस्क है और विवाहित हो चाहे ना हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तीसरा, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, जो कि वयस्क है और शारीरिक मानसिक रूप से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। लेकिन ध्यान रखें, इसमें विवाहित पुत्री को शामिल नहीं किया गया है। चौथा, अपने माता पिता का, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। मध्य प्रदेश राज्य संशोधन जो है उसमें पितामह और मातामह को भी शामिल किया गया है। तो पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति इनका भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो जब ऐसी उपेक्षा इनकार साबित हो जाए, साबित कौन करेगा? वो पत्नी, संतान या माता पिता जो भरण पोषण का दावा कर रहे हैं। तो जब वो साबित कर देंगे तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को यह आदेश देगा कि इनको ऐसी मासिक दर पर, कैसी मासिक दर, जो कि मजिस्ट्रेट को ठीक लगे, मासिक भत्ता दिया जाए। पहले मासिक दर जो है वो 500 रुपए हुआ करती थी, लेकिन 2001 के अमेंडमेंट से उसको हटा दिया गया है। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। मजिस्ट्रेट को जो भी ठीक लगे ऐसी मासिक दर वो निश्चित कर सकता है। 3 बातें और ध्यान रखनी है। पहली, जिससे मेंटेनेंस लेना है वो पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति हो। दूसरी, जिसको लेना है वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तीसरी, वो व्यक्ति क्या करता है? भरण पोषण देने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है। ये था सबसेक्शन फर्स्ट। अब इसके जो प्रोविजो है वो देख लेते हैं। पहला कहता है कि अगर अवयस्क पुत्री विवाहित है और उसके पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो उसके पिता की ये जिम्मेदारी है कि जब तक पुत्री वयस्क नहीं हो जाती तब तक उसको गुजारा भत्ता दे। 2001 में 2 प्रोविजो और जोड़ दिए गए जो कि अंतरिम भरण पोषण की बात करते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिम भरण पोषण की व्यवस्था कहाँ की गई है, धारा 125 की उपधारा 1 प्रोविजो 2 और 3 में। दूसरा जो प्रोविजो है वो कहता है कि भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते की जो कार्यवाही है वो लंबित है और आप आवेदन करते हैं अंतरिम भरण पोषण के लिए, तो मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को आदेश देगा कि भाई अपनी पत्नी, संतान या माता पिता को अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता दे और कार्यवाही का खर्चा भी दे। तीसरा प्रोविजो कहता है कि मजिस्ट्रेट अंतरिम भरण पोषण का आदेश कितने दिन में देगा। तो जिस व्यक्ति से भरण पोषण लेना है उस पर जिस दिन आवेदन की तामील हो गई उस तारीख से 60 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट अंतरिम भरण पोषण के आवेदन का निपटारा कर देगा। तो 60 दिन आप याद रखिए। एक पॉइंट चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका विवाह विवादित है तो भरण पोषण का अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। ये अवयस्क और पत्नी को डिफाइन करता है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1879 के अंदर जिसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है उसको अवयस्क माना जाएगा, और पत्नी के अंतर्गत वो स्त्री भी शामिल है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने खुद अपने पति से विवाह विच्छेद किया है मगर पुनर्विवाह नहीं किया है, तो वो स्त्री भी पत्नी के अंतर्गत शामिल है। अब देखते हैं सब सेक्शन 2। ये कहता है कि भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण की जो राशि है वो कब से दी जाएगी। तो 2 तारीखें दी गई हैं। पहली, जिस दिन कोर्ट ने आदेश दिया उस दिन से।
दूसरी, जिस दिन आपने आवेदन किया उस दिन से। दोनों ही तारीखें याद रखें आप। जिस दिन कोर्ट ने आदेश दिया या जिस दिन आपने आवेदन किया उस दिन से ही भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण की राशि दी जाएगी। अब भरण पोषण का आदेश तो दे दिया गया, उसका अनुपालन ना करने पर क्या प्रोसीजर होगा? तो सबसेक्शन 3 कहता है कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होने के बाद भी अगर आप विदाउट सफिशिएंट कॉज आदेश के पालन में चूक करते हैं तो भरण पोषण की राशि के लिए मजिस्ट्रेट एक वसूली वारंट जारी कर देगा। वसूली वारंट, इसका जो प्रारूप है वो दिया गया है प्रारूप संख्या 18 में। और वसूली वारंट के बाद भी अगर भरण पोषण नहीं देते हैं आप तो 1 माह का कारावास आपको दिया जाएगा। एक बार डिफॉल्ट के लिए 1 माह कारावास। अब इसका जो प्रोविजो है वो ये कहता है कि जिस दिन आपके ऊपर वो राशि दे हुई थी उसके 1 साल के भीतर आपको कोर्ट में आवेदन देना होगा, तभी वसूली वारंट जारी किया जाएगा। तो वसूली वारंट के लिए आपको आवेदन करना होगा कितने समय के भीतर? जिस दिन वो राशि दे हुई थी उससे 1 साल के भीतर। 1 साल जो लिमिट है वो आपको याद रखनी होगी। दूसरा प्रोविजो कहता है कि अगर पति इस शर्त पर भरण पोषण को कहता है कि पत्नी उसके साथ रहे और पत्नी साथ रहने से इनकार कर देती है तो मजिस्ट्रेट जो है उसके इनकार के जो भी आधार हैं, जो ग्राउंड्स हैं, उन पर विचार करेगा। अगर न्याय संगत आधार है तो मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस का ऑर्डर दे देगा। ठीक है, तो इस आधार पर कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर दे देगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि पत्नी किन परिस्थितियों में अपने पति से भरण पोषण की हकदार नहीं होगी? तो सबसेक्शन 4 कहता है कि 3 परिस्थितियां ऐसी हैं। 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जब पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। पहली परिस्थिति ये है कि जब वो जाड़ता की दशा में रह रही है। दूसरी, बिना पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार करती है। तीसरी, जब पारस्परिक सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग रह रहे हैं। तो इनमें से अगर कोई भी स्थिति बनती है तो पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। सब सेक्शन 5, जब कोर्ट ने एक बार भरण पोषण का आदेश दे दिया तो क्या वो उस आदेश को रद्द कर सकता है या नहीं? तो सबसेक्शन 5 कहता है कि जब ये साबित हो जाए कि पत्नी जाड़ता की दशा में रह रही है या बिना पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार करती है या पारस्परिक सहमति से दोनों अलग रह रहे हैं तो मजिस्ट्रेट भरण पोषण के आदेश को रद्द कर सकता है। ये थी धारा 125। एक केस देख लेते हैं, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम, EIR 1985, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया कि धारा 125 जो है एक धर्मनिरपेक्ष धारा है। ये किसी विशेष धर्म को अधिकार नहीं देती है बल्कि सभी धर्म के व्यक्तियों के लिए प्रावधान करती है। एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या विवाहित पुत्री का दायित्व है कि वो अपने माता पिता का भरण पोषण करे? तो इस पर एक केस है वो देख लेते हैं। डॉक्टर श्रीमती विजय मनोहर अर्बट वर्सेस काशीराव राजाराम सवाई एंड अदर्स, EIR 1987, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाहित पुत्री का दायित्व है कि वो अपने माता पिता का भरण पोषण करे और अपने माता पिता का भरण पोषण करने का दायित्व न केवल पुत्र पुत्री अपितु विवाहित पुत्री का भी है। अब देखते हैं धारा 126 जो कि प्रोसीजर के बारे में है, जो बताती है कि भरण पोषण का हकदार व्यक्ति किस जिले में कार्यवाही कर सकता है। तो इसका जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 की कार्यवाही ऐसे जिले में कर सकते हैं। कैसे जिले में? 3 खंड दे दिए गए हैं। पहला, जहां वह है, कौन? जिससे आप भरण पोषण की मांग कर रहे हैं। दूसरा, जहां पर वो या उसकी पत्नी निवास करते हैं। तीसरा, जहां पर उसने अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है। तो 3 विकल्प दे दिए गए आपको। भरण पोषण की कार्यवाही ऐसे जिले में कर सकते हैं जहां वो व्यक्ति है या जहां वो या उसकी पत्नी निवास करते हैं और जहां उसने आखिरी बार अपनी पत्नी के साथ या फिर अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है। सबसेक्शन 2 कहता है कि ऐसे मामले की सारी कार्यवाही उसी तरीके से, उसी रीति से की जाएगी जैसे संबंध मामलों में की जाती है, जैसे एविडेंस का लिया जाना और रिकॉर्ड किया जाना। एविडेंस जब लिया जाएगा तो उसी व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके अगेंस्ट भरण पोषण का आदेश दिया गया है, उसकी उपस्थिति में लेंगे
और अगर उसे पर्सनल हाजिरी से छूट मिली है तो उसके प्लीडर की उपस्थिति मिलेंगे। ठीक है, तो 125 की कार्यवाही में कौन सी प्रक्रिया लागू होगी? जो संबंध मामलों में लागू होती है। अब अगर वो व्यक्ति संबंध से बचने की कोशिश कर रहा है तो प्रोविसो कहता है कि एक पक्षीय सुनवाई की जाएगी और एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया जाएगा। ये तब जब कोर्ट को समाधान हो जाए कि वो संबंध से बचने की कोशिश कर रहा है या कोर्ट में हाजिर होना ही नहीं चाहता। अगर वो एक्स पार्टी ऑर्डर को पास कराना चाहता है तो ऑर्डर से 3 महीने के अंदर उसको आवेदन करना होगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि 125 के आवेदनों पर कार्यवाही करने में कोर्ट को पावर होगी कि वो खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे सकता है जो न्याय संगत हो। ठीक है, तो खर्चों की व्यवस्था कर देगा। अब देखते हैं धारा 127 भत्ते में परिवर्तन, अल्टरेशन इन अलाउंस। किन परिस्थितियों में भरण पोषण की राशि में परिवर्तन किया जा सकता है? तो ऐसी 3 परिस्थितियां बताई गई हैं धारा 127 में। पहली परिस्थिति ये है कि जब भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण का आदेश दे दिया गया और उसके बाद भरण पोषण लेने वाले या देने वाले की परिस्थितियों में तब्दीली हो जाए, लेने वाले या देने वाले की जो स्थिति है उनमें चेंजेस आ जाए, तो मजिस्ट्रेट जो है वो भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो भी वो ठीक समझे, एज ही थिंक्स फिट। परिस्थितियों में तब्दीली मतलब जैसे कोई वाइफ है, वो मेंटेनेंस पा रही है, पहले बेरोजगार थी लेकिन अब उसका खुद का रोजगार है। और जैसे कोई हस्बैंड है, पहले उसका अच्छा खासा कारोबार चलता था लेकिन अब उसकी स्थिति थोड़ी डाउन हो गई है, तो ये जो है परिस्थितियों में तब्दीली है और मजिस्ट्रेट भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो भी वो ठीक समझे। ठीक है, तो ये तो थी पहली परिस्थिति। अब दूसरी परिस्थिति देख लेते हैं। अगर भरण पोषण के आदेश को 125 में जो दिया गया है किसी सक्षम सिविल न्यायालय के आदेश के अंतर्गत रद्द किया जाना है या उसमें परिवर्तन किया जाना है, तो मजिस्ट्रेट जो है उस आदेश को रद्द कर देगा या उसमें परिवर्तन कर देगा। हिंदू मुस्लिम लॉ में भी भरण पोषण की व्यवस्था की गई है, तो अगर आपने वहाँ पर कोई एप्लीकेशन लगा रखी है और सिविल जज ने ये ऑर्डर कर रखा है कि 125 का आदेश रद्द किया जाना चाहिए या उसमें चेंजिंग लाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट जो है उसके अनुसार अपने आदेश को रद्द कर देगा या उसमें चेंजिंग कर देगा। अब तीसरी परिस्थिति ये है कि 125 का आदेश ऐसी स्त्री के फेवर में दिया गया है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने खुद अपने पति से विवाह विच्छेद किया है। तो अगर मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाए 3 ग्राउंड्स पर, कौन से ग्राउंड्स हैं? पहला, उस स्त्री ने विवाह विच्छेद के बाद पुनर्विवाह कर लिया है, तो उसके पुनर्विवाह की तारीख से ही मजिस्ट्रेट अपने आदेश को रद्द कर देगा। डाइवोर्स के बाद उसने दूसरी शादी कर ली तो मजिस्ट्रेट उसी दिन से अपने आदेश को रद्द कर देगा। दूसरा ग्राउंड ये है कि उस स्त्री के पति ने उससे डाइवोर्स लिया है और रूढ़ी या पर्सनल लॉ के आधार पर स्त्री ने कोई धनराशि प्राप्त कर ली है, तो वो भरण पोषण पाने की हकदार ही नहीं होगी, मजिस्ट्रेट जो है अपने आदेश को रद्द कर देगा। तीसरा ग्राउंड ये है कि उस स्त्री ने खुद अपने पति से डाइवोर्स लिया है और खुद ही अपने भरण पोषण के अधिकार को त्याग देती है, तो वो भी मजिस्ट्रेट उसी तारीख से आदेश को रद्द कर देगा। ठीक है, तो ये थी 3 परिस्थिति जब मजिस्ट्रेट भत्ते में परिवर्तन कर सकता है या अपने ऑर्डर को रद्द कर सकता है। पहला, परिस्थितियों में तब्दीली, लेने वाले की या देने वाले की। दूसरी, सिविल कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर रखा है कि 125 के आदेश को रद्द किया जाए, उसमें चेंजिंग किया जाए। और तीसरी परिस्थिति, जब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाए 3 ग्राउंड पर। पहला ग्राउंड क्या है? डाइवोर्स के बाद स्त्री ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरा ग्राउंड, जब पति ने डाइवोर्स लिया है लेकिन किसी रूढ़ी या पर्सनल लॉ के आधार पर वाइफ ने कोई धनराशि ले ली है। तीसरा ग्राउंड, जब वाइफ ने खुद डाइवोर्स लिया है और अपने भरण पोषण के अधिकार को त्याग दिया है। अब मान लीजिए आपने 125 के अधीन भी भरण पोषण के लिए आवेदन कर रखा है और सिविल कोर्ट में भी, और दोनों जगह से ही आपको भरण पोषण मिल रहा है, तो सब सेक्शन 4 कहता है कि वसूली की कोई भी डिक्री करते समय, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए हो या चाहे दहेज के लिए हो, तो सिविल कोर्ट जो है उस अमाउंट की भी गणना करेगा, उस अमाउंट को भी हिसाब में लेगा जो 125 में आपको मिल रहा है, जो आपको दिया जा चुका है या जो आपने वसूल किया है। अब देखते हैं धारा 128। ये बताती है कि भरण पोषण के आदेश का परिवर्तन आप कहाँ करा सकते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस।
अगर आपके पक्ष में भरण पोषण का या अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया गया है या कार्यवाही के खर्चों का, तो उस आदेश की एक कॉपी जो है विदाउट पेमेंट निःशुल्क आपको दी जाएगी या आपके गार्जियन को। और किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे आदेश का परिवर्तन कराया जा सकता है। आदेश तो 125 में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने दिया, लेकिन उसका परिवर्तन जो है कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, बशर्ते कि उस मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाए पक्षकार की पहचान के बारे में और देय भत्ता न दिए जाने के बारे में। परिवर्तन कराया कहाँ जाएगा? ऐसे स्थान में जहाँ पर वो व्यक्ति है कौन जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है। ठीक है, तो धारा 125 से 128 तक के प्रोविजंस हमने पढ़ी। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा सशक्त ना होते हुए भी भरण पोषण का आदेश दे देता है, तो ऐसी कार्यवाही दूषित होगी या नहीं? पावर किसको है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। तो उसकी जगह अगर किसी अदर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया तो धारा 461 सीआरपीसी कहती है कि वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं वे शून्य होंगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।